नमस्ते। भारत के औद्योगिक परिदृश्य और इसके आर्थिक आधारों को डीकोड करने वाले आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी देश के विशाल उद्योग कैसे काम करते हैं और उनका इतिहास क्या है, ये सच में एक बेहद दिलचस्प विषय है। आज हम सिर्फ आंकड़ों को समझेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन अहम विषयों पर बात करने वाले हैं उनमें शामिल हैं बुनियादी नीतियां, लोहा और इस्पात उद्योग, सूती, जूट और रेशम, भारी विनिर्माण और अंत में परिवहन। इस पूरे विश्लेषण में बहुत सारा डेटा है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे शानदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि ये सारी जटिल जानकारी बिना रटे ही सीधे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है बुनियादी ढांचा और औद्योगिक नीतियां। आइए समझते हैं कि वास्तव में एक उद्योग होता क्या है और समय के साथ भारत की औद्योगिक नीतियों में कैसे बदलाव आए। उद्योग का सीधा सा मतलब अगर समझें तो ये किसी भी कच्चे माल को एक तैयार और बिक्री योग्य वस्तु में बदलने की प्रक्रिया है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना खेतों से आने वाला कच्चा माल है और चीनी वो फाइनल प्रोडक्ट है जो बाजार में बिकता है। बस यही किसी भी उद्योग का मूल आधार होता है। अब सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद भारत ने अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत कैसे की। देखिए, आज़ादी के ठीक एक साल बाद यानी 1948 में देश की पहली औद्योगिक नीति सामने आई। इसके बाद 1956 में दूसरी नीति लागू की गई। लेकिन जिस नीति ने वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा ही बदलकर रख दी, वो थी 1991 की आधुनिक औद्योगिक नीति। अब ये 1991 की नीति आखिर थी क्या? इसे एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है। और नहीं, इसका रसोई गैस वाले एलपीजी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एल का मतलब है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, जिसका अर्थ है उद्योगों पर लगे सख्त कानूनी प्रतिबंधों को हटाना। पी का मतलब है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनियों को बाजार में एंट्री देना। और जी का मतलब है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है विदेशी व्यापार के लिए देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी तरह से खोल देना। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं, लोहा और इस्पात संयंत्र। ये हिस्सा थोड़ा डेटा हेवी जरूर है, लेकिन जैसा कि पहले ही बात हुई थी, हमारे मेमोरी हैक्स के साथ ये सब उंगलियों पर याद हो जाएगा। यहाँ भारत के कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्रों की सूची है, जो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विदेशी मदद से स्थापित किए गए थे। इनमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो शामिल हैं। अब इतने सारे नाम, उनके स्थापित होने के वर्ष और सहयोगी देशों को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो चलिए अपने मेमोरी पैलेस का दरवाजा खोलते हैं और इसे आसान बनाते हैं। दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटेन की मदद से बना था। इसे कैसे याद रखा जाए? चलिए माँ दुर्गा की मूर्ति की कल्पना करते हैं। उनके 10 हाथ होते हैं ना, है ना? 10 यानी अंग्रेजी का 10, तो 10 से बना ब्रिटेन। इसी तरह राउरकेला संयंत्र जर्मनी की मदद से बना। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बाजार से केला यानी राउरकेला खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे यानी मनी। तो मनी से बन गया जर्मनी। है ना कितना आसान और मजेदार। इसी तरह भिलाई और बोकारो, ये दोनों संयंत्र सोवियत संघ यानी रूस की मदद से बने थे। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। ऐसा सोचिए कि जब भारत का बेकार समय चल रहा था, तब रूस ने भारत की भलाई की थी। यहाँ बेकार समय से बोकारो याद आएगा और भलाई से भिलाई। इस छोटी सी ट्रिक के जरिए यह ऐतिहासिक डेटा हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से पहले झारखंड में टिस्को यानी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। अब ये 1907 कैसे याद रहे? झारखंड के महान क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी की जर्सी का नंबर 7 है, तो 1907 तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। इसके ठीक विपरीत अगर आधुनिक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की बात करें, तो ये भौगोलिक रूप से भारत का पहला तटवर्ती यानी समुद्री तट पर स्थित संयंत्र है। अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, सूती, जूट और रेशम उद्योग। भारी धातुओं से आगे बढ़कर अब भारत के बेहद समृद्ध कपड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में कपड़ों के मामले में भारत की हमेशा से एक अलग ही पहचान रही है। भारत के कुछ प्रमुख शहरों के बहुत ही मशहूर औद्योगिक उपनाम हैं। जैसे मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। उत्तर भारत में सूती मिलों की बहुतायत के कारण कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और वहीं दक्षिण में
कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद अपनी शानदार कपड़ा ताकत के कारण भारत का बोस्टन कहलाता है। अब जूट की बात करते हैं, जिसे अक्सर स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत पूरी दुनिया में जूट का नंबर 1 उत्पादक है। इसका सफर कोलकाता के पास रिशरा में साल 1855 में लगी पहली सफल मिल से शुरू हुआ था। एक दिलचस्प बात यह है कि देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश इस क्षेत्र में मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया था, लेकिन आज भी भारत इस उद्योग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। प्राकृतिक रेशम या सिल्क की 4 मुख्य किस्में होती हैं: शहतूत, एरी, तसर और मूंगा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इन चारों किस्मों का उत्पादन करता है। यहाँ तक कि चीन भी ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि ओवरऑल प्रोडक्शन में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, लेकिन चारों किस्मों का उत्पादन करना सच में एक बहुत ही अनूठी खासियत है। चलिए अब चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है भारी विनिर्माण यानी एल्यूमिनियम और रसायन उद्योग। इस जटिल हिस्से को डिकोड करने के लिए एक और बेहतरीन मेमोरी ट्रिक आगे इंतजार कर रही है। भारत की 3 प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां कुछ इस प्रकार हैं: बैल्को, जो रूस की मदद से बनी, हिंडाल्को, जो यूएसए की मदद से बनी, और नाल्को, जो फ्रांस की मदद से बनी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? आइए इसे एक झटके में डिकोड करते हैं। हिंडाल्को का मुख्य संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, जिसे यूएसए की मदद से स्थापित किया गया था। इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। हम सब जानते हैं कि यूएसए दुनिया की एक महाशक्ति यानी सुपर पावर है, और एक सुपर पावर जब चाहे किसी को भी कूट सकता है। तो कूट से रेणुकूट बड़े आराम से याद रहेगा। अब इस तथ्य को भूलना लगभग नामुमकिन है। एल्यूमिनियम जैसी भारी धातुओं के बाद अब रासायनिक उर्वरक उद्योग को देखते हैं। देश में 1906 में पहला उर्वरक कारखाना रानीपेट में लगा था। इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और मज़ेदार है। हम उर्वरक या खाद का उपयोग आखिर क्यों करते हैं? ताकि फसल अच्छी हो सके। अच्छी फसल से अनाज मिलता है और उसी अनाज से सब अपना पेट भरते हैं, तो पेट से रानीपेट। इस तरह की ट्रिक से बोरिंग फैक्ट सीखना सच में बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब हम अपने 5वें और अंतिम प्रमुख खंड में प्रवेश कर रहे हैं, परिवहन और परीक्षण। यहाँ भारत के विशाल परिवहन नेटवर्क को समझेंगे और इसके ठीक बाद सीखी गई बातों का एक छोटा सा मजेदार परीक्षण भी होगा। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, लेकिन इसका इतना सारा सामान आखिर बनता कहाँ है? चलिए जल्दी से देखते हैं। रेलवे के पहिए और एक्सल बेंगलुरु में बनते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन चित्तरंजन में, इंटीग्रल कोच चेन्नई के पेरंबूर में, डीजल इंजन वाराणसी में, और जो एकदम नए आधुनिक कोच आज ट्रेनों में दिखते हैं वे रायबरेली में बनाए जाते हैं। अब समय आ गया है आज सीखी गई बातों के एक छोटे से परीक्षण का। चलिए अपने मेमोरी पैलेस को टटोलते हैं। पहला सवाल, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? जरा याद करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रिक क्या थी? मां दुर्गा के 10 हाथ। बिल्कुल सही, 10 यानी 10, जिससे बना ब्रिटेन। अब अगले परीक्षण की बारी। राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाने में किस देश ने मदद की थी? चलिए दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। बाजार से केला खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? मनी यानी जर्मनी। बहुत ही बढ़िया। अब ये अंतिम सवाल है, झारखंड में टिस्को संयंत्र कब स्थापित हुआ था? आइए याद करें, झारखंड के एमएस धोनी की जर्सी का नंबर क्या है? बिल्कुल 7, यानी 1907। जो डेटा शुरुआत में इतना जटिल और उबाऊ लग रहा था, अब वो हमेशा के लिए आसानी से दिमाग में छप गया है। अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात छोड़ जाते हैं। यदि साधारण मानसिक ट्रिक्स एक राष्ट्र के पूरे औद्योगिक इतिहास को कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी तरह व्यवस्थित कर सकती हैं, तो सोचिए हम और किन जटिल विषयों को इतनी ही आसानी से डिकोड कर सकते हैं। बस एक सही तरीके की जरूरत होती है। सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगले ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण में।